औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इक़बाल ने कहा था कि अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, अपनी मट्टी पे भी चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इसी हवाले से है कि हमने संगे मरमर का रास्ता इख्तियार किया, अपने मरकज़ से हमने रिश्ता जो है वो नाता तोड़ दिया और नतीजा ये हुआ कि आज हम फिसलते जा रहे हैं और सूरत हाल यहाँ तक है कि अपनी तहज़ीब को भी आहिस्ता आहिस्ता भुलाते जा रहे हैं। नाज़रीन, आपके साथ कुछ हक़ाइक़, कुछ मालूमात आपके साथ उसका तबादला ख्याल करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ और उस खिलवाड़ में हम सब के सब किसी न किसी शक्ल में हम उसमें शरीक पाए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये तो हम सब जानते हैं। अभी पिछले महीने 14 अगस्त को हमने यौम आज़ादी मनाया है और 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान कायम हो गया और पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया तो फौरी तौर पे एक सवाल पैदा हुआ कि इस मुल्क का दस्तूर क्या होगा, और साथ ये सवाल था कि इसकी ज़ुबान क्या होगी। दूसरा जो इस हवाले से सवाल ये पैदा हुआ कि इसको अमली तौर पे इसके नफाज के लिए क्या तरीक़ाकार होगा। तो 25 फरवरी 1948 को मोहतरम जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख़िताब किया और ख़िताब के अंदर वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। इसी दौरान पहली दस्तूर साज असम्बली मार्ज़े वजूद में आई और उसमें भी इस बात का ऐलान किया गया कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। लेकिन नाज़रीन, मैंने कहा इस मुल्क के साथ खिलवाड़ रहा और इस मुल्क के साथ जो है वो साजिशें इसके ख़िलाफ़ पहले दिन से शुरू हो गई, लिहाजा ये दोनों काम वाज़ेह तौर पे ना हो सके और 1956 को पहला आइन जो है वो मंजूर हुआ, यानी पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद। उसके अंदर भी इस बात का ऐलान किया गया कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी और 10 साल के अंदर अंदर ये जो इसके नफाज के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन 6 साल तक इस पर कोई पेशरफ्त ना हुई तो 1962 में एक नया आइन आ गया और उसके अंदर भी फिर इस बात का ऐलान किया गया कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी और 10 साल के अंदर अंदर इसके हवाले से अमली इक़दामात किए जाएंगे ताकि इसको नाफिज किया जाए। लेकिन नाज़रीन, 11 साल बाद, इस मामले के 11 साल बाद फिर एक नया आइन आया जो 1973 का आइन बना और उसके अंदर भी कहा गया कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी और 15 साल के अंदर अंदर इसके नफाज के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे और तमाम लवाज़मात पूरे करके इसको नाफिज कर दिया जाएगा। नाफिज करने का मतलब क्या है कि ज़रिया तलीम उर्दू हो। नाफिज करने का मतलब है कि जो सरकारी ज़ुबान है वो उर्दू हो। नाफिज करने का मतलब है दफ्तरी ज़ुबान उर्दू हो। नाफिज करने का मतलब है इम्तिहानात उर्दू में हो। नाफिज करने का मतलब है कि ख़त्तो किताबत, जो सरकारी ख़त्तो किताबत का ज़रिया हो वो उर्दू हो। नाफिज करने का मतलब है कि अदालतें उर्दू में अपने जो फ़ैसले लिखें। नाफिज करने का मतलब है कि दफ्तरों के अंदर जो तबादला ख्याल होता है वो उर्दू के अंदर हो।
तो नाज़रीन 1973 के अंदर ये दोबारा इस बात का इरादा किया गया। आप तसव्वुर करें कि 1947 से 1973 तक 26 सालों के अंदर ये बात ही तय नहीं हो सकी कि हमारी कौमी ज़बान तो उर्दू है, उसको नाफिज कैसे किया जाए। लेकिन उसके अंदर बकायदा फिर लिखा गया कि 15 साल के अंदर अंदर इसके नफाज के अमली इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन 1979 में मार्शल लॉ था, जब जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इस हवाले से कोई अमली इक़दाम उठाया और उन्होंने मुक़तदरा कौमी ज़ुबान कायम की। ये इदारा वजूद में आया और उसके ज़िम्मे लगाया कि वो दस्तूर की रोशनी के अंदर दस्तूर के उन ज़ाब्तों को मद्देनज़र रखते हुए अमली इक़दामात करे ताकि हम उर्दू को नाफिज कर सकें। तो मुक़तदरा कौमी ज़ुबान ने 1988 के अंदर ये बाकायदा तौर पे हुकूमत को अपनी रिपोर्ट दे दी कि हमने तमाम ज़रूरी इक़दामात कर लिए हैं, तमाम लवाज़मात पूरे हैं, अब इसे अमली तौर पे कौमी ज़बान के तौर पे, दफ्तरी सरकारी ज़बान के तौर पे, ख़त व किताबत के तौर पे इसको नाफिज किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन फिर वही हुआ कि 1988 से फिर 2000 भी गुज़रा और फिर 2002 के अंदर जब काम नहीं चला तो फिर 2002 में मुख्तलिफ़ हलकों से मुख्तलिफ़ लोगों ने, पंजाब के भी उस्ताज़ा थे उनमें, सिंध के भी थे, केपी के भी थे और पूरे मुल्क की नुमाइंदगी थी जो उर्दू का दर्द रखने वाले थे। उन्होंने बाकायदा रिट दायर की, इसके हवाले से केस दर्ज करवाया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में 2002 से लेके केस चलना शुरू हुआ और 2015 में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने इस हवाले से 8 सितंबर 2015 को इस बात का फ़ैसला सुनाया कि उर्दू को नाफिज किया जाए और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जानबूझ के तसाहुल से काम लिया है, तमाम हुकूमतों ने, लिहाजा अब इसमें कोई कोताही न की जाए। लेकिन नाज़रीन सोचने वाली बात है कि आज 5 साल हो गए हैं और आज तक इस हवाले से अमली इक़दाम नहीं उठाया गया, एक कदम भी नहीं उठाया गया। लेकिन दूसरी तरफ देखें, मैंने कहा था हम भी इसमें शरीक हैं, तो हमारे घरों में मैं अपने तौर पे अगर जायज़ा हम लें, हर एक फ़र्द अपने गिरेबान में झांके कि मैंने उर्दू की तरवीज के लिए, उर्दू के फ़रोग के लिए, उर्दू को कौमी ज़बान मानते हुए किस हद तक कोशिश की है कि मेरे घर के अंदर उर्दू बोलने का रुझान हो, मेरे दोस्तों में उर्दू बोलने का रुझान हो, मेरे दफ्तर में उर्दू बोलने का रुझान हो, मेरी ख़त किताबत उर्दू में हो और मैंने उर्दू को समझने की कोशिश की हो। अगर मैं बहसियत मुअल्लिम, बहसियत मुदर्रिस के मुझे गुज़श्ता 8 सालों में 12 मौका मिला है कि उर्दू तदरीस के हवाले से उस्ताज़ा से जब बात की तो पता चला कि उर्दू के उस्ताज़ा जो उर्दू पढ़ाने वाले हैं वो भी इस हवाले से कोई किताब आम तौर पे ज़ेर मुताला उनके नहीं है कि हमने उर्दू को पढ़ना कैसे है, उर्दू को पढ़ाना कैसे है, इसको सिखाना कैसे है। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ देखें, आज हमारे एक उस्ताद मोहतरम यासर ज़ीशान अज़ीमी साहब, सियालकोट में नाफे के ज़ेर एहतमाम सेमिनार था जिसका उन्वान भी यही था कि उर्दू यौम नफाज उर्दू और उर्दू हमारी कौमी ज़बान, नफाज की अमली राहें, इस हवाले से बात हो रही थी। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस प्रोग्राम के अंदर सियालकोट के मायनाज माहिरीन तालीम आए, जवेद नूर तांबड़ा साहब इसमें आए, इसमें मलक शबीर अवान साहब आए, इसमें वो आबद एडवोकेट साहब आए, इसमें फ़रियाल साकब एडवोकेट साहब आए, इसमें नाफे के जो रीजनल डायरेक्टर हैं सूबा पंजाब वस्ती के मोहतरम जनाब हाफिज शहबाज शहीन साहब तशरीफ़ लाए लाहौर से। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की महफिल थी। ख्वाजा इस्लाम भट्ट साहब ने इजहार ख्याल किया, चौधरी इम्तियाज़ अहमद बरियार साहब ने इजहार ख्याल किया, इकबाल अहमद साजिद साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से नज़म पढ़ी, मोहतरम आतिफ शहजाद साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उर्दू के हवाले से खराज तहसीन पेश किया और इसमें प्रोफेसर कलीम अंजम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। लेकिन इसमें जो यासर ज़ीशान अज़ीमी साहब हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये समझाने की कोशिश की
कि आप भी ज़रा गौर करें कि पंजाबी आमतौर पे जो ज़ुबान है उसमें 4 अनासर होते हैं इजहार के। इजहार ये 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पंजाबी सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं। अरबी हमारे यहाँ है, हम इसको सुनते तो हैं, हम इसको बोलते, इसको पढ़ते और इसको लिखते नहीं हैं। अंग्रेज़ी है, हम इसको सुनते नहीं हैं, हम इसको बोलते भी नहीं हैं, पढ़ते और लिखते हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद बचती है उर्दू। तो उर्दू क्या है? हम इसको सुनते भी हैं, इसको बोलते भी हैं, इसको पढ़ते भी हैं और इसको लिखते भी हैं। तो आप तसव्वुर करें कि इन 4 ज़ुबानों में किसको ज़्यादा हक है, किसको ज़्यादा हैसियत हासिल है कि हम उसको अहमियत दें और उसको राइज करें। तो इसमें भी पता चलता है कि उर्दू ज़ुबान ऐसी ज़ुबान है जो तमाम सूबों के अंदर यह कौमी वहदत की ज़ुबान है, यह हमारे असलाफ से जुड़ी हुई रवायात की ज़ुबान है, ये इस्लामी तहज़ीब की अलम बरदार ज़ुबान है, इस्लामी तहज़ीब की अक्कास ज़ुबान है। ये जो उर्दू है इसके जो कवायद हैं वो आम तौर पे सबसे ज़्यादा अरबी के कवायद हैं। लिहाजा आज हमारे पास मौका है, हम अपने मरकज़ से जुड़ सकते हैं, अपनी शनाख्त को दोबारा बहाल कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है कि हम उर्दू को अपने तौर पे इसका नफाज जो है वो शुरू कर दें, अपने घर से इसका आगाज़ करें, अपने दोस्तों से आगाज़ करें और अपने आप से इसका आगाज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह, वो कहा था इकबाल ने कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आइए अपने हिस्से का किरदार अदा करें और उर्दू को फ़रोग़ दें, क्योंकि मिर्ज़ा दाग दहलवी ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। एक जो अदाद व शुमार के जो माहिरीन हैं, एक जो इस हवाले से सर्वे किया गया तो कहा गया कि दुनिया के अंदर चौथी ज़ुबान, तीसरी बड़ी ज़ुबान है जो बोली जा रही है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि चौथी बड़ी ज़ुबान है जो बोली जा रही है, लेकिन बहरहाल तीसरी या चौथी बड़ी ज़ुबान हो तो ये एक काबिल गौर बात है कि हमारा एजाज़ भी है कि बड़ी ज़ुबानों के अंदर बड़ी बड़ी ज़ुबानें हैं मुल्क दुनिया के अंदर, और उनमें उर्दू को ये मुकाम हासिल है। आइए इस मुकाम में इजाफ़ा करने का ज़रिया बने। वो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।